हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक्स। चलिए तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारा चैप्टर का नाम है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि ये जो चैप्टर है ये हमारा फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आता है। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आता है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विरामावस्था में आवेशों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। आवेशों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि आवेश क्या है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज का थंबनेल पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि आवेश आखिर है क्या, यही थंबनेल का उद्देश्य है, यही जान के हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो आवेश के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आवेश होता क्या है। तो आवेश अगर मैं सिंपल शब्दों में कहना चाहूं, आसान भाषा में कहना चाहूं, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है या द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पर बल लगाता है। बल जो लगाता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। ठीक है, तो साधारण सी भाषा में मैंने ये बात आपको बताया कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो किसी अन्य वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाता है। मैं इस परिभाषा को लिखता हूं, आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख सकते हैं। तो लिखिए मेरे साथ साथ। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण ये अन्य वस्तुओं पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाता है। तो ये तो ये हमारी आवेश की परिभाषा। किताबों में आपको परिभाषा ये मिल जाएगी कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, उसके प्रभाव उत्पन्न होते हैं और उसके प्रभाव को हम लोग महसूस करते हैं। ये परिभाषा आपको किताबों में मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। आवेश को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो मैं आप सबको बता दूं, आवेश को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा आवेश को प्रदर्शित करने का तरीका है। कहीं कहीं आप लोग कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया हुआ देखेंगे और कहीं कहीं आप लोग इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया हुआ देखेंगे। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं, क्योंकि आवेश परिमाण में ही व्यक्त किया जाता है। किसी चार्ज पर किसी पार्टिकल्स पर कितना चार्ज है वो क्वांटिटी होती है, उसकी मात्रा होती है, इसलिए उसमें दिशा नहीं होती, इसीलिए इसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसके मात्रक की अगर हम बात करें
इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक एसआई पद्धति में, पद्धति ध्यान दीजिएगा, एसआई पद्धति में कूलाम होता है, कूलाम होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। अगर आवेश के सबसे बड़े मात्रक की हम लोग बात करें तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। एक फैराडे में लगभग 96,500 कूलाम होता है। एक फैराडे में लगभग 96,500 कूलाम आवेश होता है। और इसी के साथ साथ दो चीज और बता दें कि सीजीएस पद्धति में इसके दो यूनिट्स पाए जाते हैं, एक EMU और एक होता है ESU। एक क्या होता है? EMU और एक होता है ESU। EMU की अगर हम बात करें तो EMU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ये इसके दो यूनिट्स और होते हैं जो कि सीजीएस पद्धति में होते हैं। दोनों कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि सीजीएस पद्धति में ही ये दोनों के दोनों यूनिट्स हैं। EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अगर हम इसके वैल्यूज की बात करें तो एक EMU में लगभग 10 कूलाम चार्ज होते हैं। एक EMU इज इक्वल टू होता है 10 कूलाम। एक EMU में 10 कूलाम होता है। ऐसे ESU की अगर बात करें तो एक ESU में एक ESU 1/3 × 10⁹ कूलाम के इक्वल होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में 1/3 × 10⁹ कूलाम होता है और एक EMU में लगभग आपका 10 कूलाम के बराबर चार्ज होता है। इनके एक और नाम है, इसको हम लोग स्टैट कूलाम भी बोलते हैं। स्टैट कूलाम, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, स्टैट कूलाम। और इसको एब कूलाम बोला जाता है, एब कूलाम। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी था बताना, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि एक स्टैट कूलाम किसे कहते हैं और एक एब कूलाम किसे कहते हैं। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, इसको मैं डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूँ, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी कवर हो, और छोटी छोटी चीजों को भी मैं इसमें ध्यान में रख रहा हूँ कि एब कूलाम भी इसका नाम है। कभी कभी एब कूलाम आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि EMU अलग है, एब कूलाम अलग है, ऐसा सवाल उनके दिमाग में आने लगता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अलग अलग चीजें नहीं है। एक EMU को ही हम लोग एब कूलाम भी बोलते हैं और एक ESU को हम लोग स्टैट कूलाम भी बोलते हैं। ये यूनिट्स थे। ठीक है, ऐसे तो इसके बहुत सारे यूनिट मिलेंगे, जैसे एक माइक्रो कूलाम, ठीक है, पिको कूलाम। लेकिन ये सब यूनिट अगर सही से देखा जाए तो ये यूनिट नहीं है, ये सब के सब प्रीफिक्स हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह की क्लासेस में आप लोग देखे होंगे कि ये सब प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब पूर्वलग्न जिसमें लग जाते हैं। जैसे माइक्रो लगा तो 10⁻⁻⁶ की वैल्यू आ जाती है, पिको लगा तो 10⁻⁻12 की वैल्यू आ जाती है, नैनो लगा तो 10⁻⁻9 की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही मिली लगता है तो 10⁻³ की वैल्यू, किलो लगता है तो 3 की वैल्यू। ऐसे ये सारे प्रीफिक्स हैं, तो प्रीफिक्स के अनुसार इसको मैं लिख देता हूँ कि आप लोगों को याद हो, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक
अगर माइक्रो है तो ये होता है 10⁻⁻⁶ की वैल्यू के बराबर। एक नैनो की बात की जाए, एक नैनो होता है 10⁻⁻9 के बराबर। एक पीको होता है 10⁻⁻12 के बराबर। ऐसे ही और सारे हैं, बहुत सारे हैं। अगर मेगा की बात की जाए तो 10⁻6 के बराबर होता है, और मिली की बात की जाए तो 10⁻⁻3 के बराबर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब इसके आगे बढ़ते हुए हम लोग दो चीज़ें और हैं। एक तो इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला कूलाम फार्मूला क्या है, फार्मूला देखते हैं हम लोग। इसका फार्मूला Q इजकल टू I इंटू टी। चार्ज का जो फार्मूला है ये होता है Q इंटू आई इंटू टी, जहां पर I जो है इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। और जो T है, T हमारा टाइम है, यानी कि समय है। और Q तो आप लोग जानते ही हैं, Q आवेश है। ठीक है, और भी आता है एक और इसका फार्मूला आप लोगों को मिलेगा, Q इजकल टू N इंटू ई। Q इजकल टू N इंटू ई। यहाँ पर जो E है यह एक यूनिट चार्ज है, इकाई आवेश है। E को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई आवेश, इकाई आवेश, या फिर इसे हम लोग मूल आवेश भी कहते हैं। इसको हम लोग मूल आवेश भी कहते हैं। ठीक है, और N क्या है, यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ, तो इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग Q बराबर N इंटू ई फार्मूले की मदद से जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, जितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वह संख्या हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, और E की वैल्यू पुट करके, मूल आवेश की मान को पुट करके हम लोग Q का मान निकाल लेते हैं कि उस पर कितना चार्ज है। मूल आवेश का मान भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोगों को। मूल आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश या एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, उसकी संख्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं यूनिट चार्ज। एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि माइनस E और E, ये दोनों थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। जब E रहे तो यानी कि ये यूनिट चार्ज दिया हुआ है, जब E रहे तो यूनिट चार्ज का मान है, यहाँ पे हम लोग यूनिट चार्ज की वैल्यू रखेंगे। और जब माइनस E लिखा हो तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात की जा रही है। जब यूनिट चार्ज की बात करेगा तो आप यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम कहेंगे। और जैसे ही माइनस E रहेगा तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश की बात की जा रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित कण है, इसलिए इस पर हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन के चार्ज के लिए प्लस में यही वैल्यू हो जाती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इस फार्मूले की बात करें तो ये इस फार्मूले की मदद से Q बराबर I इंटू टी इस फार्मूले में दिया हुआ है, जहां पर I का मतलब विद्युत धारा से है और T का मतलब टाइम से है। तो यानी कि जब किसी धातु में या किसी तार में धारा कितने समय के लिए बह रही है, ये हमें पता हो कि कितनी धारा बह रही है, कितने समय के लिए बह रही है, तो वहां पे हमको चार्ज पता करना हो कि कितने चार्ज फ्लो किए, तो इस वाले फार्मूले की मदद से हम लोग उस वहां पे चार्ज निकालेंगे। अब चलिए आगे, अब हम लोग बात करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर बिमी सूत्र की बात करते हैं कि इसका बिमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, आवेश का बिमी सूत्र क्या है। आवेश का जो फार्मूला आप लोग देख रहे हैं Q बराबर I इंटू टी, इस फार्मूले की मदद से हम इसका बिमी सूत्र निकाल सकते हैं। जैसा कि इस फार्मूले में मैंने पहले ही बताया कि I क्या है, विद्युत धारा है, और T क्या है, टाइम।
और दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूल राशियां हैं। इसका जो बीमा होता है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, इसकी जो बीमा होती है वो ए होती है और टाइम की जो बीमा होती है वो होती है टी। अगर इन दोनों से मिलाकर हम क्यूब का डायमेंशन निकालें यानी कि क्यू का बीमी सूत्र निकालें तो ये आपका बीमी सूत्र बन के निकलता है ए इंटू टी। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं कुछ भी क्लियर हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसको मैं अगले वीडियो में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं आवेश के प्रकार के बारे में जानते हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। दो तरह के आवेश होते हैं। वैसे ये आवेशों का नाम दिया गया है, जैसे कि आवेश जब बने तो वहां पे इनका नाम दे दिया गया कि हाँ इस तरह के आवेश को हम बोल देंगे धन आवेश, इस तरह के आवेश को बोल देंगे ऋण आवेश। ठीक है, जब इनकी उत्पत्ति हुई तो इनको एक ऐसे ही रैंडमली नाम दे दिया गया। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एकदम अलग है, बस इनका नाम इसलिए ऐसा रखा गया कि ये एक दूसरे से नाम से ही ऐसा लगे कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। बात समझ में आ रहा है? वैसे धन आवेश और ऋण आवेश जो होते हैं ये किसको कहते हैं हम लोग, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, चाहे हम पेन, मार्कर, बोर्ड वगैरह जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें मुख्य रूप से तीन चीजों से मिलकर बनी। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? आवेशों को किसी ने देखा नहीं है, इलेक्ट्रॉन को भी किसी ने नहीं देखा है, प्रोटॉन को किसी ने नहीं देखा है, न्यूट्रॉन को नहीं देखा है। लेकिन विज्ञान है क्या, पहले इस बात को समझिए। विज्ञान क्या है? किसी भी चीज के बारे में गहन अध्ययन करना, सिस्टमेटिक वे में, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना। ठीक है, तो ये बस क्रमबद्ध तरीका एक तरीका बताता है कि हाँ हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, विज्ञान कोई स्पेशली कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे अगर सब्जेक्ट होता तो हम लोग सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ते हैं? समाज में कौन सा विज्ञान लग रहा है भाई, कौन सा साइंस लग रहा है? लेकिन हाँ, सामाजिक विज्ञान हुआ, चाहे होम साइंस हुआ, जो भी आप लोग पढ़ते हैं, गृह विज्ञान, ठीक है, इन सब में हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज को गेन करते हैं कि भाई क्या चीजें हैं। ठीक है, तो विज्ञान का मतलब अध्ययन से है, स्टडी से है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं इसको जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग कल्पनाओं में देखते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं कि हाँ कुछ चीजों को हमको मानना पड़ता है। और जब हम मानते हैं और मानकर जब उन चीजों पर हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीजें सही निकल जाती हैं, तो इसे हम बोलते हैं परिकल्पनाएं। ठीक है, और कुछ चीजें क्या होती हैं जो नियम बन जाती है। नियम कैसे? नियम की बात अगर कहें कि कुछ चीजें मान लीजिए कि हम लोगों ने मान लिया, अब मानने के बाद हम उसको आगे बढ़ाते गए और वो हर जगह सही हो रहा है। रिसर्च हमने किया, रिसर्च करके हमने नियम बनाया, हर जगह सही हो रहा है, तो वो आप बनता है नियम। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों चीजें मुझे डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन इनको समझाने के लिए यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नियम और परिकल्पनाओं में क्या अंतर है। अगर डाल्टन की बात की जाए, एक डाल्टन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरे परमाणु के बारे में बताया। परमाणु देखिए, वो उन्होंने भी नहीं देखा था, परमाणु बहुत छोटा सा कण माना जाता था। ठीक है, कि उन्होंने बताया कि परमाणु बहुत छोटा सा कण है। ठीक है, उससे छोटा कण कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बाद में क्या हुआ, रदरफोर्ड, चैडविक, ठीक है, ये वैज्ञानिक थॉमसन वगैरह ये लोग आए। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोज दिया, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को खोज दिया और चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज दिया। अब खोजने के बाद उन लोगों ने क्या किया, बताया कि नहीं, परमाणु जो है ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। बातें समझ में आ रही है? यानी कि डाल्टन जब बताए तब तक क्या था, परमाणु को ही हम लोग आगे फोकस करके चल रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, रदरफोर्ड के रिसर्च से
थॉमसन के रिसर्च से और चैडविक के रिसर्च से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज के आए। कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये मानने लगा आदमी कि परमाणु जो है ये 3 मौलिक कणों से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाद में बताया गया कि यह परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है, नाभिक में ये पाया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। बात समझ में आ रहा है? और फिर आगे रिसर्च हुआ तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी छोटे कण हो सकते हैं, इनको भी तोड़ा गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से भी छोटे कण आज की डेट में खोजे जा चुके हैं। उन कणों को हम लोग बोलते हैं क्वार्क पार्टिकल। क्या बोलते हैं? क्वार्क। इस पर आपका एक क्वेश्चन भी मिलेगा एनसीईआरटी में, लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहां पे डिस्क्राइब भी किया है और करने के बाद आगे बताया है कि कैसे, मतलब कितना है, उसको आप लोग देखिएगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन को जाके घर पे ध्यान से पढ़िएगा। क्वार्क पार्टिकल 2 तरह के मूल रूप से होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के, ठीक है। पहला होता है अप क्वार्क, और दूसरा होता है डाउन क्वार्क, अप क्वार्क जो है इस पर अलग तरह के आवेश होते हैं और इस पर अलग तरह के आवेश। उससे पहले मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मौलिक कण माने गए, मूल कण माने गए, मूल कण। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उस आवेश को कहा गया ऋण आवेश और इसको कहा गया धन आवेश, और इसे उदासीन माना गया कि तीसरा कण जो है न्यूट्रॉन, यह उदासीन है, इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। यह प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे छोटे कण माने जाते थे, तब इनको ऋण आवेश, इसको धन आवेश और इसको मूल आवेश कहा गया। बात समझ में आ रहा है? और इस पर चार्ज की बात मैंने पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इस पर भी 1.6 इंटू -19 कूलम, दोनों पे कूलम है। बस ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, और इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी है? सिर्फ और सिर्फ अगर इस वैल्यू की बात करें तो ये है E, यानी कि यूनिट चार्ज, इकाई आवेश की बात कर रहा है। तो वैसे ही जो अप क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क पर अगर मैं बात करूं कि अप क्वार्क पर कितना चार्ज होता है, तो इस पर चार्ज होता है 2/3 E पॉजिटिव, 2/3 E पॉजिटिव में होता है। और डाउन क्वार्क की बात करें तो डाउन क्वार्क में 1/3, इसकी वैल्यू होती है निगेटिव 1/3 E। आप समझ में आ रहा है? E मतलब यूनिट चार्ज, यानी कि मूल आवेश। क्लियर है? ध्यान समझिएगा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश ही क्यों होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश ही क्यों होता है। इस चीज के बारे में बताने के लिए मैं इन दोनों का सहारा ले रहा हूं, ठीक है। और यही सवाल भी है शायद एनसीईआरटी का लास्ट में, तो उसको ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे जान लेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, समझ जाएंगे। चलिए, तो बता दें कि इलेक्ट्रॉन बना कैसे है। इलेक्ट्रॉन किन किन कणों से मिलकर बना है, कितने डाउन क्वार्क और कितने अप क्वार्क से मिलकर ये बना है। एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो क्वार्क पार्टिकल हैं ये अस्थायी पार्टिकल माने जाते हैं। अस्थायी मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन भी स्वतंत्र अवस्था में ऐसे नहीं होता है, परमाणु तक स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र रूप से मानकर हम लोग चलते हैं। लेकिन ये अस्थायी होता है, मतलब अकेले अप क्वार्क नहीं हो सकता, अकेला डाउन क्वार्क नहीं हो सकता। जैसे कि इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कि हम तोड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम तोड़ेंगे तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क जब उसके टूटेंगे तो वो फिर तुरंत ही किसी न किसी अप क्वार्क या डाउन क्वार्क से मिलकर वो कोई नया कण बना लेंगे।
या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे या फिर प्रोटॉन बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किन किन अप क्वार्क और किन किन डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के निर्माण में अप क्वार्क की कोई भूमिका नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होते हैं, डाउन क्वार्क होते हैं। और कितने डाउन क्वार्क, 3 डाउन क्वार्कों से मिलकर ये बना होता है। कितने डाउन क्वार्क, 3 डाउन क्वार्कों से मिलकर बना होता है। एक डाउन क्वार्क हो गया, एक और डाउन क्वार्क, एक और डाउन क्वार्क, 3 डाउन क्वार्क। अगर इनको हम ऐड करें तो ऐड करने पर हमको मिलता है, ध्यान से समझिएगा, सबका एलसीएम लेकर आप देख लीजिए 3, और ऊपर का भी क्या आ जाएगा, माइनस का 3e। ये दोनों कट जाएगा तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस का e। बात समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित क्यों होता है। क्लियर। इसी तरीके से जो प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन धन आवेशित क्यों होता है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसको भी ऐड करें तो इसको ऐड करके आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, नीचे तो 3 आ जाएगा, ऊपर 4, और 4 में से एक चला जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, प्लस का ई। ये कट जाएगा तो आएगा कितना, पॉजिटिव। यानी कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है ये कितना होता है, प्लस का ई होता है। बातें समझ में आ रही हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस दिक्कत को अगले वीडियो में जरूर डिस्क्राइब करूंगा। जो भी समस्या होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा थंबनेल पर था यही था कि आवेश होता क्या है और आवेश के प्रकार क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशों के लक्षणों के बारे में, उसका गुण क्या है। ठीक है, तो मूलभूत गुणों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आवेश के मूलभूत गुण क्या क्या हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।